सेल डेथ। सो क्या होता है कि जब भी सेल डेथ की क्वेश्चन में बात हो तो देखना है कि बहुत ज़्यादा सेल डाई कर रहे हैं या एक कर रहे हैं, या एक कर रहे हैं या स्मॉल ग्रुप कर रहे हैं, तो अपोप्टोसिस होगी। अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो नेक्रोसिस होगी। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो नेक्रोसिस होगी, अगर नहीं होगी तो अपोप्टोसिस होगी। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे एमआई के अंदर जो हार्ट में होती है वो कोआगुलेटिव होती है, जो स्ट्रोक में ब्रेन पे होती है वो लिक्विफैक्टिव होती है। ब्रेन में हमेशा लिक्विफैक्टिव होती है, मोस्टली ऑर्गन्स में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। टीबी के अंदर या मतलब टीबी हो गया या फिर और भी हम पढ़ेंगे, उनके अंदर केजियस नेक्रोसिस होती है जिसमें ग्रैनुलोमा बनता है। फिर पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर फैट नेक्रोसिस होती है और ये ब्रेस्ट में भी फैट नेक्रोसिस ही होती है। उसके बाद है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में होती है। इसके अंदर हाइपरटेंशन से रिलेटेड या फिर प्रीक्लेम्शिया इक्लेम्शिया इन चीज़ों से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि सबसे पहले जब भी सेल, कोई भी सेल डाई करेगा ना, ठीक है, उस मतलब सबसे पहले उसका ना न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका एक ऑर्डर है, पहले पिक्नोसिस होती है, उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है और डार्क हो जाता है। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस छोटा होगा तो वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि क्रोमेटिन उसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है ना, तो वो डार्क हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसको दूसरा है केरियोहेक्सिस। केरियोहेक्सिस का मतलब है आर से, देखो आर आता है ना, आर इसका, कि इसको तोड़ दो। ठीक है। केरियोहेक्सिस का मतलब है कि अब न्यूक्लियस टूटेगा। पहले न्यूक्लियर पिक्नोसिस में छोटा हुआ था, अब टूट जाएगा। उसके बाद है केरियोलाइसिस। लाइसिस का वैसे तो मतलब टूटना होता है, लेकिन हमारा हेक्सिस का मतलब टूटना है। यहाँ पे लाइसिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और कोई न्यूक्लियस रहेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास निक्रोसिस आता है कि एक्सीडेंटल डेथ जो होती है ना, उसको कहते हैं निक्रोसिस। अब ये किसी इन डिजीज की वजह से भी हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, लाइक मैं प्लान नहीं की हुई थी, बस हो गई है। ठीक है। तो ये इसकी मेन रीजन जो होती है वो ट्रॉमा होता है, या इस्कीमिया होता है, या इन्फेक्शन होता है। और ये कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होती, ये किसी ना किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई ना कोई कॉज ही होगा इसका, और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। और ये भी बात है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक का नहीं मुझे पता, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये एक्सीडेंटल होती है और सडन होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इसके साथ क्यों एसोसिएटेड होता है, लाइक ये मतलब इन्फ्लेमेशन इसके होने से भी, वैसे कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा हो तब भी नेक्रोसिस हो सकती है, लेकिन इसके होने से इन्फ्लेमेशन जरूर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन ब्रेक करती है। और जब मेम्ब्रेन ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली जब सेल बर्स्ट करता है तो उसके अंदर की चीज़ें निकल निकल के बाहर जाती हैं और वो फिर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है कि सेल की मेम्ब्रेन ब्रेक करेगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आके वो देखेंगे कि ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। ठीक है। तो वो आके जो है ना वो इन्फ्लेमेशन बना देंगे। ठीक है। अब न्यूट्रोफिल आ गए तो इन्फ्लेमेशन आ गई। न्यूट्रोफिल्स की जब भी बात करनी है तो वो निक्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होगा, वो एपोप्टोसिस के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है कॉगुलेटिव नेक्रोसिस। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि टिश्यू डेड हो जाता है। ठीक है। लेकिन टिश्यू की शेप खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू होता है उसकी प्रोटीन तो डी नेचर हो जाती है, तो एंजाइम्स ना फिर उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन डी नेचर होगी, प्रोटीन ऐसे ही है कि अब एंजाइम प्रोटियोलिसिस, लाइक जो कैस्पेसिस होती है, कैस्पेसिस प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो इन पे वर्क नहीं करती। ठीक है। तो इनको तोड़ नहीं देते, तो वो मतलब न्यूक्लियाई उसका निकल जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन सेल की अपनी आउटलाइन उधर ही रहेगी, और सेल उधर मतलब कि जो टिश्यू होगा वो उसी तरह की शेप में रहेगा। ठीक है। और प्रोटीन्स क्या है, डीनेचर्ड है। अच्छा, अब एक और बात है कि कोई भी ऑर्गन का इस्कीमिक इन्फॉर्क्शन होगा ना तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही बनाएगी। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब इन्फार्क्शन क्या होता है ना, पेल हो सकता है या वेज शेप्ड हो सकता है। तो मतलब पेल इन्फार्क्ट होगा, जो पेल होगा या वेज शेप होगा। वेज शेप क्यों होगा कि जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ना, तो जो जो खराब टिश्यू होता है ना, जो डेड टिश्यू होता है, वो उसकी तरफ पॉइंट करता है। ये ऐसे ही समझो कि उसकी तरफ पॉइंट करता है कि इसकी वजह से मैं ख़राब हूँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा पेल वेज शेप्ड होगा, ये होगा हमारा पेल इन्फार्क्ट, ठीक है। फिर हमारा आएगा रेड इन्फार्क्ट। रेड इन्फार्क्ट उन जगहों पे होता है यहाँ पे रीपरफ्यूजन हो सकती है, जहाँ पे दोबारा ब्लड आ सकता है, ठीक है। और जब ब्लड दोबारा आएगा तो वो ऑब्वियसली जगह रेड हो जाएगी, ठीक है। और उस रेड इन्फार्क्ट्स में क्या होगा कि फिर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, कि फ्री रेडिकल डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो रीपरफ्यूजन इंजरी कर देगा। अच्छा, ये कौन से रेड इन्फार्क्ट से मोस्टली एरियाज होते हैं? हमारा होता है लंग, लिवर, टेस्टिस और इंटेस्टाइन। अब स्टेप वन में ये चीज़ आती है कि अब एक पेशेंट है, उसकी चेस्ट पेन हो रही है और उसके एलिवेटेड ट्रोपोनिन आया है, ठीक है। तो आप एमआई ऑब्वियसली देखोगे, एमआई के अंदर कौन सी होगी? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है। या फिर कोई भी बॉडी में जगह पे अगर इन इस्कीमिया हो रहा है तो वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। आगे आता है लिक्विफैक्टिव। लिक्विफैक्टिव सिर्फ दिमाग में होती है और कहीं पे भी नहीं होती। ये इसमें ऐसे होता है कि प्रोटीओलिटिक एंजाइम जो है ना, वो आते हैं और वो डाइजेस्ट कर देते हैं टिश्यू को। इसका मतलब है कि टिश्यू की प्रोटीन डीनेचर नहीं थी, बस प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स आए और उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सिर्फ ब्रेन में नहीं होती, और भी जगहों पे होती है, मैं बताती हूँ। ब्रेन में अगर होगी ना, मतलब मोस्टली ब्रेन में होती है। ब्रेन में अगर होगी तो ना, तो माइक्रोग्लाया होंगे इन्वॉल्व। माइक्रोग्लाया क्या है? ब्रेन के मैक्रोफेजेस को कहते हैं। ब्रेन के मैक्रोफेजेस जाएंगे और जगह जहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करके अपना प्रोटियोलाइसिस करवा देंगे और वो जगह लिक्विफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन डिजॉल्व होगी ना, प्रोटीन लिक्विफाई हो गई, ठीक है। एब्सेस में ऐसे होता है, लेकिन एब्सेस के अंदर न्यूट्रोफिल्स करते हैं। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि न्यूट्रोफिल्स हमेशा नेक्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो एब्सेस क्या है? नेक्रोसिस है जिसमें न्यूट्रोफिल्स एसोसिएटेड है, ठीक है। और उसके बाद पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटियोलिटिक होते हैं, लाइपोलिटिक होते हैं, इसलिए वो लिक्विफैक्टिक नेक्रोसिस कर देते हैं। उसके बाद है कि अब एक ब्रेन है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर हमारे पास लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रही है, तो सबसे पहले सेलुलर डेब्रिस होगा उस नेक्रोसिस में, उस लिक्विफैक्शन में। और मैक्रोफेजिस होंगे जो माइक्रोग्लाया है। बाद में वो क्या करेगा? सिस्टिक कैविटीज और कैविटेशंस और इस तरह की चीज़ें बनना शुरू कर देंगी उनके अंदर। मतलब सीएसएफ होगा और वो जो सारा हमारा डेब्रिस है और वो जो सारा वो लिक्विफैक्शन हुई होगी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ये है कि क्वेश्चन आता है उसके अंदर, वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि ब्रेन इन्फार्क्ट है, ठीक है। तो ब्रेन, मैंने बताया कि इन्फार्क्शन क्यों होता है इस्कीमिया की वजह से। अब जहाँ भी इन्फार्क्शन होगा, मैंने क्या कहा था कि वहाँ पे आपकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। लेकिन ब्रेन में अगर इन्फार्क्शन की बात आती है ना, तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस क्या होती है? चीज़ लाइक होती है, कॉटेज चीज़ लाइक होती है, ठीक है। सॉफ्ट होती है, वाइट और क्लम्बली क्रीमी सी होती है। और इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दोनों होता है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं। अब केजियस नेक्रोसिस मैंने कहा था ना, टीबी में होता है। टीबी, हिस्टोप्लाज्मा या नोकार्डिया, ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। या अदर सिस्टेमिक फंगाई, कोई फंगल इन्फेक्शन। और ये ग्रैनुलोमा के इर्द गिर्द होता है। ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि डेब्रिस होता है सबसे पहले, बैक्टीरिया वगैरह, उसके इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो ग्रैनुलोमा बन जाता है। तो ये ग्रैनुलोमा के अंदर, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ों में लिक्विफैक्टिव भी हो रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और ये चीज़ें आ रही हैं, एंजाइम्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कोगुलेटिव भी हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन के अलावा कोई और टिश्यू है ना, तो दोनों चीज़ें हो रही होंगी। उसके बाद क्या है कि आपने
यही देखना है कि ग्रैनुलोमा या एसिड फास्ट बेसिलाई या चीज़ लाइक मटेरियल कोई भी होगा तो उसके बाद आपने केसेस नेक्रोसिस ही एक्सेप्ट करना है। उसके बाद है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस तो ब्रेस्ट में होती है या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होती है। अब ब्रेस्ट में या फिर दोनों में क्या होता है कि एक्यूट मतलब पैंक्रियाटिक एंजाइम तो लाइपेजेस होते हैं ना, और वैसे ब्रेस्ट की ये बात है कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो या तो आपके पास बहुत ज़्यादा फैट हो या आपके पास फैट वाले एंजाइम्स हो, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और ब्रेस्ट, उन दोनों में क्या होता है कि लाइपेज क्या करता है कि कोई भी ट्रॉमा आया, कोई भी इंसल्ट आई, इंजरी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइपेज जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और फैटी एसिड रिलीज होने लग जाते हैं। फैटी एसिड उठते हैं आके कैल्शियम के साथ बाइंड कर देते हैं, सोप फॉर्मेशन कर देते हैं, स्पोनिफिकेशन हो जाती है, इसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है, नहीं हार्डनिंग नहीं होती, सॉरी स्पोनिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम के साथ बाइंड कर देता है, और ये जो सारी एक पूरा गंद सा बनता है ना, इसको कहते हैं हमारे पास कौन सी, फैट नेक्रोसिस। उसके बाद है डिस्मॉर्फिक कैल्सिफिकेशन। अब ना डिस्मॉर्फिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारे पास डेड टिश्यू होता है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको नाइडस कहते हैं, नाइडस स्टार्टिंग पॉइंट होता है, निडस जो भी है वो कैल्शियम डिपॉजिट, क्योंकि कोई भी डेड टिश्यू होगा ना, वो कहेगा आओ मेरे साथ कैल्शियम लग जाओ, आओ मेरे साथ कैल्शियम लग जाओ, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डिस्मॉर्फिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि नॉर्मल टिश्यू के ऊपर कैल्शियम लग रहा हो, तो इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल टिश्यू पे कैल्शियम लग रहा है ना, तो वो हमारे पास डिस्मॉर्फिक वाली पैथोलॉजी नहीं है, हमारा मेटास्टैटिक है, कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, ठीक है। कैल्शियम का कोई अपना हिसाब हुआ है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर क्या है कि हमारी ब्लड वेसल जो है ना वो थिक हो जाती है, और उसके अंदर आके ना फिब्रिन डिपॉजिट हो जाता है, और ये ना लिखा हुआ था बुक में कि ये ना टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर डेपोजिशन होती है ना इम्यून कम्प्लेक्स की, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, वो कह रहा है कि प्रोटीन स्पेशली फिब्रिन लीक इनटू द वेसल वॉल, ठीक है, वेसल वॉल में लीक करके आ जाती है और अपीयर करती है ऐसे ब्राइट पिंक इओजिनोफिलिक, ठीक है, थोड़ी थिक हो जाएगी ना वॉल, और ये इसकी वजह से क्या होता है कि अब थिक होगी वॉल, तो वॉल वेस्कुलाइटिस हो गया, तो कौन सी वेस्कुलाइटिस होगी, पोलियाट्राइटिस न्यूडोजा, और ये ऑब्वियसली हाइपरटेंशन करती है, तो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, क्योंकि वेसल वॉल थिक हो गई है ना, तो ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन करती है बहुत सीवियर, और प्री क्लैम्पशिया या क्लैम्पशिया इन चीज़ों में से जो भी आए वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेंजरस गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या होती है कि लोअर लिम्ब और जीआईटी ट्रैक के साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड होती है आफ्टर क्रोनिक इस्कीमिया। अच्छा, यहाँ पे एक्यूट इस्कीमिया की उसने बात नहीं की, यहाँ पे उसने क्रोनिक इस्कीमिया की बात की है। एक्यूट इस्कीमिया में भी हो जाता है, एक्यूट इस्कीमिया होगा तो ऑब्वियसली इन्फार्क्ट बनेगा, इन्फार्क्ट बनेगा तो कौन सी होगी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन गैंग्रीनस नेक्रोसिस मोस्टली क्रोनिक इस्कीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है एज कम्पेयर टू एक्यूट इस्कीमिया, ठीक है। एक्यूट के साथ भी होती है एसोसिएटेड, लेकिन फिर वही बात आती है कि इसके अंदर देखो है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, हाँ है तो फर्क क्या पर है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही है, ठीक है। लेकिन मोस्टली वो कह रहा है क्रोनिक इस्कीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है। अब ड्राई गैंग्रीन में क्या होती है कि सिर्फ कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। वेट गैंग्रीन में क्या होती है कि साथ उस पर इन्फेक्शन भी हुआ होता है। इन्फेक्शन जहाँ पे आएगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे, लिम्फोसाइट्स वगैरह आएंगे, तो क्या होगा, हमारे फिर हमारी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी वहाँ पे अटैच्ड होगी, ठीक है। तो लिक्विफेक्टिव हमने कहाँ कहाँ पढ़ ली, हमने पढ़ ली कि या तो एब्सेस में होती है न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, या फिर हमारी ब्रेन में होती है माइक्रोग्लाया के थ्रू, या तो हमारी होती है और क्या था, पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ, ठीक है। और अब चौथी चीज़ हमने पढ़ी है वेट गैंग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये नेक्रोसिस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्रोसिस, देखो ये कौन सी है नेक्रोसिस,
ए में है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। देखो ये सख्त, ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई हुई है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अपना उधर का उधर ही है, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई हुई है। उसके बाद हमारे पास है लिक्विफेक्टिव। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे लिक्विफाई लिक्विफाई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, अब वैसे भी ये ब्रेन है तो लिक्विफेक्टिव ही होगी। ये अब गैंग्रीन है, ठीक है। सी में मेरा ख्याल है कि केजियस नेक्रोसिस है। हाँ ये देखो केजियस ऐसे क्रीमी सी लग रही है, केजियस नेक्रोसिस है। उसके बाद हमारे पास है डी में क्या है हमारे पास स्पोनिफिकेशन की वो बात करेंगे। हमें स्पोनिफिकेशन दिखा रहा है फैट नेक्रोसिस के अंदर। स्पोनिफिकेशन में ये देखो ना, फैट नेक्रोसिस में इतने इतने बड़े नजर आ रहे हैं, ये फैट नेक्रोसिस है, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, ये मेरा ख्याल है फैट नेक्रोसिस, पता नहीं क्या। उसके बाद ई में मेरा ख्याल है फिब्रिनॉइड दिखाएगा। हाँ फिब्रिनॉइड ही है, प्रोटीनेशियस मटेरियल। ये देखो वेसल की वॉल में ये चीज़ डिपॉजिट हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में होता है सेल कमिट सुसाइड, लाइक एक एटीपी डिपेंडेंट होती है ये। सारा काम एटीपी से ही स्टार्ट होता है, ये एटीपी डिपेंडेंट होती है, प्रोग्राम होती है। ये एक सेल को या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को इन्वॉल्व करती है और इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। अब ये फिजियोलॉजिकल होती है, नेक्रोसिस कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकती थी, पर ये फिजियोलॉजिकल होती है। जैसे मेंसिस के अंदर एंट्रोमीडियल वॉल शेड होती है, ठीक है। या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में अननेसेसरी सेल्स, इंटरडिजिटल सेल्स जो एपोप्टोसिस होते हैं, या फिर CD8 रिलेटेड जब टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करते हैं ना, तो वो भी एपोप्टोसिस ही करवाते हैं, ठीक है। वैसे सुनने में यही लगता है कि शायद नेक्रोसिस करवाते हैं, पर वो नेक्रोसिस नहीं करवाते हैं, वो एपोप्टोसिस करवाते हैं। अब इसमें मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि सबसे पहले सेल श्रिंक करता है, उसके बाद जब सेल श्रिंक करता है तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म उसमें कंडेंस हो जाएगा, तो इयोसिनोफिलिक नजर आएगा, वो फिर क्रोमैटिन कंडेंस करेगा। उसके बाद मेम्ब्रेन में ब्लैब्स बनेंगे और अपोप्टोटिक, मतलब कि मेम्ब्रेन है ना उसमें से ब्लैब बन बन के निकल जाएंगे। अपोप्टोटिक बॉडी मतलब कि मेम्ब्रेन खुद से फटेगी नहीं। सेल श्रिंक किया, साइटोप्लाज्म श्रिंक किया, न्यूक्लियस श्रिंक किया, उसके बाद मेम्ब्रेन में ब्लैब्स बने और वो अपोप्टोटिक बॉडी होके निकल गए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डीएनए लेटरिंग। डीएनए ब्रेक करेगा 180 बेस पेयर्स के फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 180 बेस पेयर्स इतना रेगुलर सा काम हो रहा है तो इसका मतलब है अपोप्टोसिस हो रही है। अब 3 वेज हैं। सबसे पहले है इंट्रिंसिक वे। इंट्रिंसिक वे माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए डैमेज होता है, या मतलब कि कोई भी बाहर से आपने डैमेज भेजा जिससे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, ठीक है। जिससे आपने या तो डीएनए डैमेज हुआ किसी वजह से, रेडिएशन हाई, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी हाई, कोई टॉक्सिन आया, कोई हाइपोक्सिया आया, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ग्रोथ फैक्टर को, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो जो इन माइटोकॉन्ड्रिया की ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, अगर उनकी कमी आई, जैसे इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 जो है ना ग्रोथ फैक्टर भी है, लेकिन बात यह है कि इम्यून रिस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन 2 बहुत यूज़ होता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स के बाद इंटरल्यूकिन 2 की कमी हो गई तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये किस तरह से होती है, यहाँ बैक्स या बैक, बैक या बैक्स, ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोर्स कर देती है। अब कुछ गुड प्रोटीन्स में होती हैं BCL2, BCLXL। ये वो इन होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती हैं। अब ये कि अगर इनकी कमी हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया टूट जाएगा, अब इनकी ज्यादती हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया टूटेगा ही नहीं, और वो सेल ज़्यादा ही, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा ही सर्वाइवल करता रहेगा, सेल ज़्यादा ही सर्वाइवल करता रहेगा, तो कैंसर हो सकता है बाद में, ठीक है। फॉलिकुलर लिम्फोमा जिसमें ट्रांसलोकेशन होती है 14-18 की, वहाँ उसमें क्या होता है 14-18 की ट्रांसलोकेशन की वजह से BCL2 ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। अब सेल मरता ही नहीं है तो कैंसर बन जाता है।
पॉलीगुलर लिम्फोमा। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि डेथ रिसेप्टर्स आते हैं। एक देखो ये हो गया ना कि हाँ ये हो गया ना कि हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे का देखो डीएनए में कोई डैमेज हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आए, टॉक्सिन हो, मिसफोल्डेड प्रोटीन। अच्छा मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से भी हो जाता है कि P53 की एक्टिवेशन हो जाती है। P53 बहुत अच्छा है, वो गंदी चीज़ों को रिमूव करा के अपोप्टोसिस करवाता है, ठीक है। P53 की एक्टिवेशन हो जाती है जिसकी वजह से बैक्स और बैक एक्टिवेट हो जाते हैं। और देखो उन्होंने फिर माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल गया। और जब भी साइटोक्रोम सी एक्टिव हो जाए ना, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाए, इसका मतलब है कि अपोप्टोसिस अब शुरू हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम सी, ठीक है, मार्कर है अपोप्टोसिस का। दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखो ये डेथ रिसेप्टर पाथवे है। इसके अंदर या तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आ जाए या फिर ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर फैस एल लाइगेंड होता है ना, वो सेल के फास फास लाइगेंड के साथ ये दोनों बॉन्ड कर जाएं, तो इससे डायरेक्ट जो है ना कैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाती हैं। देखो जो इंट्रिंसिक पाथवे में थे उसमें से साइटोक्रोम सी जाके फिर जो है ना कैस्पेसिस को एक्टिवेट करवाता था, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये डायरेक्टली जो है ना वो साइटोक्रोम सी को एक्टिवेट कैस्पेसिस को एक्टिवेट करा देगा और जिसकी वजह से अपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि ये देखो ये जो फास्ट लाइगेंड है ना, ये वाला ये वाला ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हमारे पास अगर ये डिफेक्टिव हो जाए ना, तो जो थाइमस में नेगेटिव सिलेक्शन हुई होती है ना कि जो ख़राब सेल्स होते हैं उनको मारना होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून लिम्फो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम हो जाता है, ALPS। ऑटो इम्यून लिम्फो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम क्या करता है कि लिम्फ एडिनोपैथी करता है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली करता है और ऑटो इम्यून साइटोपेनियास करता है, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है कि ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून साइटोपेनिया, ऑब्वियसली सेल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हिपैटोस जब सेल का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, या पता नहीं बी लिम्फोसाइट थे मैं भूल गया, जो भी थाइमस के सेल्स थे वो बढ़ जाते हैं, तो सेल का नंबर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये ऑटो इम्यून प्रोसेस ही पूरा ऑटो इम्यून से है। तो ऑटो इम्यून साइटोपेनिया इसको कहते हैं, जिसकी वजह से हिपैटोस्प्लीनोमेगली हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्वियसली सेल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो कहाँ ही जाएंगे, स्प्लीन और लिवर को ही तंग करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है कि लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होता है ना वो एपोप्टोसिस का परफोरिन और ग्रानुलोजाइम के थ्रू होता है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कराते हैं और नेचुरल किलर सेल्स करवाते हैं। इनमें क्या होता है कि देखो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं कि परफोरिन और ग्रेनुलोजाइम इनके पास होते हैं। जो परफोरिन होता है वो मोरी करता है सेल के अंदर, और ग्रेनुलोजाइम अंदर जाके ग्रेनजाइम अंदर जाके तो कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब इस तरह से एक्टिवेट हो गई। इसमें CD8 टी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है। अच्छा अब इसमें बात यह है कि अब फॉर एग्जांपल ये कैस्पेसिस ने आगे क्या करना है, कैस्पेसिस ने एक सेल लेना तो उसके साइटोस्केलेटल को तोड़ देना है, ख़राब करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से फिर सेल श्रिंक करेगा, ठीक है। और उसने हमारा और फिर उसके बाद न्यूक्लियर की भी फ्रेगमेंटेशन होगी और वो साइटोप्लाज्मिक ब्लैब बनेंगे, और इस तरह छोटे छोटे ब्लैब बन के वो ऐसे अपोप्टोटिक बॉडी बनेगी। अपोप्टोटिक बॉडी जो है ना वो मैक्रोफेजिस के पास जाएगी और मैक्रोफेजिस फिर उसको फेगोसाइटोस करके बॉडी से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ रिविजन है, जैसे MI होगा तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ब्रेन इन्फार्क्ट होगा तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी, एब्सेस होगी और पस होगी तो लिक्विफेक्टिव ही होगी। उसके बाद हमारे पास है क्या होगा कि ब्रेन में
माइक्रोग्लाया होते थे ना एब्सेस में और पास में न्यूट्रोफिल होंगे, टीबी, ग्रैनुलोमा या चीज़ इस तरह की कोई बात आई तो केसियस निक्रोसिस होगी, ब्रैंकियोटाइटिस हुआ या चौकी वॉइट या स्पोनिफिकेशन इस तरह की कोई बात हुई तो फैट निक्रोसिस होगी। उसके बाद वेस्क्यूलाइटिस या मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात हुई तो फिब्रिनॉइड निक्रोसिस होगी। उसके बाद ब्लैक टो हुआ तो ड्राई गैंग्रीन होगी, अगर ब्लैक इन्फेक्टेड टो हुआ तो वेट गैंग्रीन होगी। अगर सेल श्रिंक करेगा लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो अपोप्टोसिस होगी। अगर डीएनए लैडरिंग होगी तो वो अपोप्टोसिस वही 180 बेस पेयर्स वाली बात है। टी ट्रांसलोकेशन 14 और 18 की जगह पे होगी तो उसका क्या मतलब होगा कि बीसीएल ओवर एक्सप्रेशन हुई है जिसकी वजह से हमारे पास लिम्फॉइड फॉलिकुलर लिम्फोमा बनेगा। उसके बाद बैक्स और बैक जो होते हैं ये दोनों प्रो एपोप्टोटिक होते हैं जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पोर्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फैस लाइगेंड होता है जो फैस सेल लाइगेंड के साथ एसोसिएटेड होता है और ये 95 CD95 होता है, एक एक्सट्रिंसिक अपोप्टोसिक पाथवे का पार्ट होता है। सी CD8 टीम लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिस के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद परफोरिन्स या ग्रैनुलोसाइम्स जो हैं वो भी नेचुरल किलर सेल्स या फिर CD8 टी सेल्स। अब CD8 टी सेल्स की मैंने क्या बात की कि वो या तो परफोरिन और ग्रेंजाइम पाथवे से भी कर सकती हैं और वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ फैस लाइगेंड 95 के साथ भी कर सकती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या हिसाब है कि फ्री रेडिकल सबसे पहले क्या होता है कि वो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो इतना डेस्परेट होता है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो दूसरे सेलों को कहता है कि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो और इस चक्कर में उन्हें डैमेज कर देता है। और उनकी क्या डैमेज करता है, उनकी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेगा, उनका डीएनए डैमेज कर देगा, उनका प्रोटीन्स उनकी डैमेज कर देगा। और अब ये आता कहाँ से है, नॉर्मली बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डेली डेली बनते हैं। जैसे जब टीसीए साइकिल का जो लास्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऑक्सीजन ओनली पार्शली रिड्यूस होता है जिसकी वजह से वाटर बनने की जगह वो सुपर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन रिड्यूस होता है ना और वो रिड्यूस होने के बाद जो है वो मतलब कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मिलता है ना, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, लेकिन हो सकता है कि उसको सही तरह से इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वो फिर सुपर ऑक्साइड बन जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये सुपर ऑक्साइड बन जाएगा तो वो क्या करेगा, पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होने की जगह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और पर ऑक्साइड से वो आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बन गई है, ठीक है। ये नॉर्मली बनता ही है और फिर बॉडी इसको टैकल थोड़ा बहुत कर ही लेती है, ठीक है। उसके बाद है कि अब मसले मसले हम पढ़ेंगे, मतलब पहले तो ये चलो नॉर्मल है कि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल। उसके बाद है पैथोलॉजिकली कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजिंग रेडिएशन, बाहर से कोई आपने रेडिएशन ली, ठीक है, आपने कीमोथेरेपी ली या कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कीमो नहीं रेडियोथेरेपी ली या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ कि रेडिएशन ऐसे नहीं ली कि आपका न्यूक्लियस डैमेज हुआ किसी तरह से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे डायरेक्टली वाटर जो है ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होना चाह देगा और वो फिर आगे से डीएनए को डैमेज करेगा। पेशेंट ने कोई रेडिएशन ली, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड टूटना शुरू कर दिया, फ्री रेडिकल बनना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिजीजेस कौन सी हैं, ल्यूकीमिया में या थायराइड कैंसर में या फिब्रोसिस में, ठीक है। अब ये ऐसी डिजीजेस हैं जो कि इस डैमेज को या ये जो वाटर से बना है, ठीक है, नहीं सॉरी, रेडिएशन के बाद जो फ्री रेडिकल डैमेज होगा ना
उसकी वजह से ल्यूकीमिया भी हो सकता है, थायराइड कैंसर भी हो सकता है, और फाइब्रोसिस भी हो सकती है। जो रेडिएशन की वजह से हमारे ये साइड इफेक्ट भी होते हैं, ल्यूकीमिया, थायराइड कैंसर और फाइब्रोसिस। ठीक है, इसको एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस, साइटोपेनिया और कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आगे आता है इन्फ्लेमेशन। पहला पैथोलॉजिकल बनने का तरीका मैंने बता दिया कि आयनाइजिंग रेडिएशन। दूसरा है हमारे पास इन्फ्लेमेशन, जिसमें न्यूट्रोफिल जो है ना वो किल बैक्टीरिया। न्यूट्रोफिल जब भी आते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो न्यूट्रोफिल यूज क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल NADPH ऑक्सीडेज को यूज करते हैं। NADPH ऑक्सीडेज जो है ना वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। वहां पे मैंने क्या बताया था कि रेडिएशन ने वाटर को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि NADPH ऑक्सीडेज ने यूज किया है, उसने सुपर ऑक्साइड बनाने शुरू कर दिया है। NADPH ऑक्सीडेज ने न्यूट्रोफिल की वजह से सुपर ऑक्साइड बनाने शुरू कर दिया। वो सुपर ऑक्साइड, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि सुपर ऑक्साइड जो है वो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो वो जो सुपर ऑक्साइड है, अब ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? NADPH की वजह से ये जो होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है कि न्यूट्रोफिल, रेस्पिरेटरी बर्स्ट, NADPH, न्यूट्रोफिल की वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो क्या बनेगा? हमारे पास सुपर ऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और वो फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एन में बनेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ना NADPH ऑक्सीडेज को माइलो परऑक्सीडेज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन जो माइलो परऑक्सीडेज होता है ना, वो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो ब्लीच बनाता है। ठीक है, माइलो परऑक्सीडेज H2O2 को यूज करता है और ब्लीच बनाता है। वो डिफरेंट प्रोसेस है। माइलो परऑक्सीडेज ये नहीं बनाता, वो ब्लीच बनाता है H2O2 को यूज करके। यहाँ पे NADPH जो करेगा उसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब तीसरा मैकेनिज्म है, कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास बहुत ज्यादा आयरन रेडिकल, मतलब कि जिनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को, मतलब कि वो भी इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है या कॉपर है, वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेडिकल बना देते हैं। तो अब पहला हमने जो पढ़ा था वो वाटर से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रहा था, दूसरा सबम्यूटेट NADPH जो है वो सब सुपरा ऑक्साइड बना रहा था, और तीसरा जो है वो हमारे पास आयरन वगैरह है वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही बना रहा है। इसको फेंटन रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें कॉपर हीमोक्रोमेटोसिस और कॉपर में विल्सन डिजीज ज़्यादा हुआ होता है, तो ये डिजीज के अंदर सुपर ऑक्साइड और ये इस तरह के फ्री रेडिकल, सुपर ऑक्साइड नहीं सॉरी, फ्री रेडिकल इंजरी जो है ना वो जरूर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आयरन ओवरलोड जब भी होगा तो वो फेंटन रिएक्शन होगा, इसको याद रखना है। उसके बाद होगा हमारे पास ड्रग्स और केमिकल, मतलब जो आयरन ओवरलोड से बनेगा ना वो फेंटन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ड्रग्स और केमिकल्स। लिवर में ऐसे बहुत सी कोई ऐसे ड्रग्स लिवर के पास अगर आए कि लिवर जो है वो उनको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करे और उसके चक्कर में ना साइटोक्रोम P450 बना दे, तो वो भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। जो आगे हमने पढ़ा था ना वो हमने साइटोक्रोम C पढ़ा था, जो कि हमारा अपोप्टोसिस करता था, जाके क्या स्पेसिस को एक्टिवेट कराता था। लेकिन ये जो हमने भी पढ़ रहे हैं ना, ये साइटोक्रोम P450 है। ये जो P450 होता है ना, ये अगर आपने एसिटामिनोफिन ली है या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, जो कि ड्राई क्लीनिंग सप्लाईज में होता है टेट्राक्लोराइड, तो आपको क्या मसला हो सकता है कि आपका लिवर साइटोक्रोम P450 बना देगा, जो कि भी फ्री रेडिकल बनाएगा। कौन से फ्री रेडिकल? CCl0 वाले भी फ्री रेडिकल्स बना सकता है। मतलब टेट्राक्लोराइड फ्री वाले फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमने सारे मैकेनिज्म पढ़ लिए। अब
यहाँ पे हमने बताना है कि आग, अब अगर हमारा आ गया फ्री रेडिकल तो वो किस चीज़ को डैमेज करेगा। वो सबसे पहले तो लिपिड को डैमेज करेगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है, उसकी पर ऑक्सीडेशन करवा देगा। इतना उसके पास ऑक्साइड पड़ा हुआ है ना, मतलब कि उसके बाद इतना रेडिकल पड़ा हुआ है वो हाँ, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन और अगले के इलेक्ट्रॉन की करने के चक्कर में पर ऑक्सीडेशन ही करवा देगा, ठीक है। जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से। उसके बाद है डीएनए। डीएनए का क्या होगा कि डीएनए टूटना शुरू हो जाएगा। डीएनए टूटना शुरू हो जाएगा तो उसमें म्यूटेशंस हो जाएंगी। वो कैंसर भी कर सकती है, वो एजिंग भी कर सकती है। और जो प्रोटीन होगी ना, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। प्रोटीन तोड़ेगा नहीं, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन अपना फंक्शन लूज कर देगी। उसमें अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई आता है, और विटामिन और ग्लूटाथायोन आता है। जो ग्लूटाथायोन होता है ना, वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में, जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है ना, तो उस टाइम पे वो न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल को। वैसे ग्लूटाथायोन को ना सेलेनियम की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब विटामिन ई क्या करता है, विटामिन फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, इन चारों चीज़ों की डेफिशिएंसी हुई, तो क्या होगा कि मोर मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से ज़्यादा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन लेस होती है, ठीक है। मतलब कि क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कम है ना, मेम्ब्रेन डैमेज होता रहेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ एंजाइम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सुप्रा ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सुप्रा ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सब ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब सुप्रा ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं करेगा, ये सब ऑक्साइड को करेगा। और ये करेगा किस तरह, उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो हमने वैसे हमने जो बहुत ऊपर पढ़ा था वो यही था कि जो सुपरा ऑक्साइड होगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा। लेकिन ये यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बनेगा, बस वो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हमारे पास है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज क्या करेगा, जैसे मैंने बताया कि वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसको सेलेनियम की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे पास होता है कैटालेज। कैटालेज तो है ना, वो पर ऑक्सीसोम्स में होता है, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो कैटालेज इतना इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है उसने सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया। लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के पास आगे कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को उठा के वाटर में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कैटालिस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में नहीं करने देगा, रेडिकल में नहीं करने देगा कन्वर्ट, वो उसे वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैटालिस, ठीक है। अब कैटलिस पर ऑक्सीसोम में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, पर ऑक्सीसोम में होता है, ठीक है। अब कुछ मेटल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ट्रांसफेरिन या सेलुलर प्लाज्मिन, अगर ये हो तो ये आयरन को या कॉपर को बांध के रखते हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का ना एक पैथोलॉजी है, ठीक है। ये ये ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल ऐसा आया ना कि ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ही। और फिर ये ऐसे रिमाइंडर है कि इसमें कौन सा था, P450 था, जो कि इसको CCl3 में कन्वर्ट कर देता था, CCl4 को, जो लिवर इंजरी करवा देता था। अब ये एक बात है कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा बंदा है जो कि ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट के साथ काम कर रहा है, ये वो उसने किसी तरह इनहेल किया या जो भी उसने उसके पास गया अंदर बॉडी के अंदर और वो जाके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, फ्री रेडिकल ने क्या किया कि लिवर की इंजरी करा दी। अब लिवर की जो इंजरी हुई होगी उससे क्या होगा कि साइटोक्रोम P450 के थ्रू हुई है ना, ये साइटोक्रोम P450 के थ्रू हुआ है, सही है।
अब ये लिवर की जो इंजरी हुई है इसकी वजह से क्या होगा कि लिवर एंडोप्लाज्मिक, एक तो लिवर की इंजरी होगी, दूसरा क्या होगा कि सेल्स स्वेल कर जाएंगे जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से राइबोसोम उतर उतर के नीचे गिरने लग जाएंगे। ये हमने पीछे कल इंजरी में भी पढ़ा था। और ये यहाँ तक बात जो है ना वो इंजरी थी रिवर्सिबल। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस खराब कराता है, ये हमने कल पढ़ा भी था। उसके बाद ये है कि हमारा फैटी लिवर कैसे होगा कि अब जब ये इतना सारा कुछ लिवर में हो रहा है कि लिवर के अंदर इंजरी हुई है और लिवर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो हमारे पास स्वेल कर गया, राइबोसोम नहीं बन रहे, तो लिवर ने बनाना क्या था, एपोलिपोप्रोटीन बनाना था। एपोलिपोप्रोटीन कम हो गई लिवर के अंदर इंजरी की वजह से, तो एपोलिपोप्रोटीन की वजह से फैट लिवर में से निकलता है। फैट लिवर में से निकल ही नहीं सकेगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होएगा, फैट अकोमुलेट हो जाएगा तो फैटी लिवर हो जाएगा। तो ये अब ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट से फैटी लिवर किस तरह हो रहा है इसका ये पूरा मैकेनिज्म था। ठीक है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, P450 के थ्रू हो रहा है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉक्सिसिटी की वजह से। अच्छा, अब ये बात खत्म हो गई है, अब रीपरफ्यूजन इंजरी पढ़ते हैं। अब एक पेशेंट है जिसको MI हुआ है, उसको डॉक्टर ने उसकी आर्टरी ओपन की, दोबारा ब्लड रिटर्न होने लग गया, या फिर उसकी जो है वो हमारे पास एंजियोप्लास्टी हुई, जो भी हुआ उसके बाद भी पर फ्री रेडिकल बना क्योंकि रीपरफ्यूजन इंजरी हो गई। ठीक है। और फ्री रेडिकल बना, उसने और सेल तोड़े, और सेल तोड़ने की वजह से और ज़्यादा ट्रोपोनिन बाहर निकला, और ज़्यादा MI के मतलब के वापस ऑक्सीजन आने के बाद भी ज़्यादा ट्रोपोनिन राइज करता रहा, इंजरी कंटिन्यू रही। ठीक है। वो फ्री रेडिकल की वजह से होगा जो कि रिपरफ्यूजन इंजरी थी। अब एक और चीज़ है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अब ऑक्सीजन इटसेल्फ जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देता होता है। तो जो प्री मेच्योर और इन्फेंट है फॉर एग्जांपल, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दे तो प्री रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी हो जाती है और ब्रोंकोपल्मनरी डिस्प्लेजिया हो जाता है। ब्रोंको पल्मनरी डिस्प्लेजिया के आपके जो सेल नहीं है, क्योंकि आपके जो अब इन्फेंट है वो इतना नहीं है कि उसको आदत नहीं है कि उसको जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है वो दी जाए ऑक्सीजन, तो वो उसने क्या किया है कि उसने डिस्प्लेजिया ही कर दिया है। ठीक है। इतने बड़े लेवल तक वो एक डिस्प्लेजिया के लेवल तक पहुंच गए, ये फ्री रेडिकल इंजरी की वजह से इतना फास्ट काम हुआ है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मेटाप्लेजिया होता है फिर डिस्प्लेजिया होता है, लेकिन ये फ्री ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज जो ऑक्सीजन की वजह से बड़ी है उन्होंने ब्रोंकोपल्मनरी डिस्प्लेजिया ही करवा दिया और क्या करा है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मच्योरिटी। ठीक है। अब एक रिमाइंडर्स हैं, अगर रेडिएशन होगी तो हाइड्रोक्सल रेडिकल्स बनेंगे और DNA का डैमेज होगा। ठीक है। न्यूट्रोफिल रेस्पिरेटरी बर्स्ट किससे हो रहा है, NADPH की वजह से, NADPH ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है जो कि कन्वर्ट करा देगा सुपर ऑक्साइड में। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात है वो है हमारे पास कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करेगा कि हमारे सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं होने देगा और फ्री रेडिकल में, और उसको कन्वर्ट करवा देगा ऑक्सीजन और वाटर में। आयरन ओवरलोड जो होगा उसको कहते हैं फेंटन रिएक्शन। अब ये वैसे ऊपर बात जो थी, ये जो सुपर ऑक्साइड में सॉरी वो डिस्म्यूटेज की बात थी। अच्छा, न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे NADPH ऑक्सीडेज को सुपरा ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और सब सुपरा ऑक्साइड डिस्म्यूटेज सुपरा ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, ये एसिटामिनोफिन भी कौन सी इंजरी करती थी, वो भी CCl3 की तरह हमारा P साइटोक्रोम 450 के थ्रू फ्री रेडिकल्स बनाती थी। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्री रेडिकल बनाएगा, एपोलिपोप्रोटीन होगी नहीं होगी तो वो फैटी लिवर कर देगा। लिपिड मेम्ब्रेन डैमेज होती है उसको लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि कौन से विटामिन थे, A C E। ठीक है। और ग्लूटाथायोन। उसके बाद हमारा है ग्लूटाथायोन भी, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है।
जो कि ग्लूटाथायोन को यूज़ करता है। मतलब बेसिकली ग्लूटाथायोन जो होगा वो परऑक्सीडेज से रिड्यूस होगा और ये सिलीनियम डिपेंडेंट होगा, तो रिड्यूस फॉर्म में जो ग्लूटाथायोन होगा ना वो करेगा उसको न्यूट्रलाइज। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सा एंजाइम है जो सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर, तो वो है डिसम्यूटेज। ठीक है, अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो कैटालेज है। तो वो सेलेनियम कौन रिक्वायर करता है, तो वो है ग्लूटाथायोन। उसके बाद है कि अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वर्कर होगा तो उसे क्यों फैटी लिवर हो जाएगा, एपोलिपोप्रोटीन की कमी की वजह से। क्यों, क्योंकि CCl4P450 को रिलीज करवाएंगी, P450 फ्री रेडिकल बनवाएगा, एंडोप्लाज्मिक डैमेज, रेटिकुलर डैमेज होगा, राइबोसोम डिटैच होंगे, एपोलिपोप्रोटीन नहीं बनेगी और लिवर की फैटी लिवर बन जाएगा। उसके बाद एक और रिविजन है कि रिएक्शन कौन सा सबसे रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है डायरेक्ट। न्यूट्रोफिल की वजह से क्या होता है, सुपर ऑक्साइड बनता है। आयरन कॉपर क्या करते हैं, फेंटन रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाते हैं ये भी। ठीक है, P450 क्या करेगा, फ्री रेडिकल, ड्रग फ्री रेडिकल बनाएगा CCl4 वाले एसिटामिनोफेन और CCl3। ठीक है, व्हाट डिड दे डैमेज, लिपिड, डीएनए और प्रोटीन को डैमेज करेंगे। और कुछ एंटी न्यूट्रलाइज के लिए क्या है, ACE विटामिन्स, ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज और ट्रांसपेरिन या सेलुलोप्लाज्मिन।